नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। अलेप्पो के बाद सीरिया के एक और बड़े शहर हमा पर विद्रोही गुट का कब्जा। 3 दिन तक सेना के साथ हुई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS की लड़ाई। 2 बड़े शहरों पर कब्जे के बाद राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़े विद्रोही लड़ाके। सेना ने रोकने के लिए हाईवे को बम से उड़ाया। बांग्लादेश ने कोलकाता और त्रिपुरा से अपने डिप्लोमेट्स बुलाए वापस। असिस्टेंट हाई कमीशन में तोड़फोड़ के बाद लिया गया एक्शन। ढाका में इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सूक योल का हटना लगभग तय। महाभियोग चलाने में साथ दे सकती है सत्ताधारी पार्टी। राष्ट्रपति ने देश में लगाया था मार्शल लॉ। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ 14 नए केस दर्ज। इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन का आरोप। सेना मुख्यालय पर हमले के भी आरोप तय। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आया 7 तीव्रता का भूकंप। वेदर सर्विसेज ने जारी किया सुनामी का अलर्ट, लेकिन 1 घंटे बाद किया कैंसिल। कोई हताहत नहीं। अफ्रीकी देश कॉन्गो में अज्ञात बीमारी से 150 लोगों की मौत। तेज बुखार, सिर दर्द, खांसी और फ्लू जैसे लक्षण। बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित। सिंगापुर में बढ़ी बुजुर्ग आबादी। लेबर पावर घटी। फर्टिलिटी रेट 0.97 पर पहुंचा। एलन मस्क बोले गायब हो जाएगा सिंगापुर। चीन में जल्द शुरू होगी लव एजुकेशन। युवाओं को शादी और परिवार के लिए प्रेरित करना है मकसद। भारत में भी 23% युवा शादी के खिलाफ। करियर बेरोजगारी है बड़ी वजह। और अब आज की बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भारत के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब वहां से एक और विवादित मामला सामने आया है। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने भारतीय साड़ी को जलाते हुए भारत का विरोध किया है। रूहुल कबीर रिजवी ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाया और लोगों से भारतीय सामान के बहिष्कार की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, हम उनका सामान खरीदकर उनका समर्थन नहीं करेंगे। हमारी माएं बहनें अब भारतीय साड़ी नहीं पहनेंगी। रिजवी ने विरोध करते हुए कहा कि बांग्लादेश भारतीय साबुन और टूथपेस्ट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर मिर्च और पपीता जैसे उत्पाद भी खुद ही उगाएगा। रिजवी ने भारत पर बांग्लादेश की संप्रभुता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। रिजवी ने आगे कहा कि भारत से आने वाले उत्पादों का बहिष्कार करना सबसे शांतिपूर्ण और प्रभावी प्रतिक्रिया होगी। रिजवी ने यह विरोध त्रिपुरा में बांग्लादेश के उच्चायोग में कथित तोड़फोड़ और बांग्लादेशी झंडे के अपमान के खिलाफ किया। रिजवी ने दावा किया कि बांग्लादेश आत्मनिर्भर है और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद बना सकता है। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय उत्पादों की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने संसाधनों में निवेश करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान रिजवी ने भारतीय नेताओं और मीडिया पर भी निशाना साधा और गलत खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर गलत असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की संप्रभुता के सम्मान की बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश किसी भी तरह के गलत आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल बीते सोमवार को त्रिपुरा के अगरतला में स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी। इस घटना के सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा की और संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। घटना की जांच के दौरान 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ भारत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत सभी जिलों में बहुत से व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। आरएसएस की तरफ से दावा किया गया है कि इंदौर की रैली में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी रैलियां निकाली गईं और प्रदर्शन हुए। कर्नाटक के बेंगलुरु और तमिलनाडु के चेन्नई में भी
बांग्लादेश के खिलाफ कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिटिश संसद में भी बांग्लादेश में हिंसा की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद हिंदुओं का सफाया यानी एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश ने मंगलवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को विदेश मंत्रालय के कार्यालय में तलब किया। इससे एक दिन पहले ढाका ने त्रिपुरा में अपने मिशन में कथित तोड़फोड़ के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया था। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से अगरतला में अपने सहायक उच्चायोग में सभी काउंसलर सेवाओं को अगले नोटिस तक के लिए निलंबित कर दिया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कोलकाता और त्रिपुरा से अपने 2 डिप्लोमेट्स को फिलहाल वापस बुला लिया है। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके बाद अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं। इससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। देश में बढ़ते तनाव के बीच खबर है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक नेताओं से संपर्क किया है। यूनुस ने देश की स्थिति को सुधारने के लिए सभी धर्मों के नेताओं से सहयोग मांगा है और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमलों की सही जानकारी इकट्ठा करने और कार्रवाई की बात कही है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक नेताओं के साथ एक बैठक में यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा बार बार उठ रहा है, लेकिन वास्तविकता और विदेशी मीडिया के दावों में अंतर है। हम सटीक जानकारी चाहते हैं, सही जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया स्थापित करना चाहते हैं। यूनुस ने कहा कि हमारे धर्म अलग होने की वजह से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और सबके समान अधिकार हैं। हमारे संविधान ने सबको बराबर के हक दिए हैं। यूनुस ने सभी की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर देश में अल्पसंख्यकों पर हमले की कोई घटना होती है तो ऐसी घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। साथ ही ऐसे कदम भी उठाने चाहिए जो ऐसी घटनाओं को होने से रोकें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर अमेरिका ने भी दुख जताया है। बीते मंगलवार यानी 3 दिसंबर को अमेरिकी कांग्रेसी ब्रैड शर्मन ने एक बयान जारी करके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की बात कही है। शर्मन ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क से जांच की मांग की है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए उनके पार्टी कार्यकर्ता फिर से प्रदर्शन करने वाले हैं। उससे पहले इमरान खान के एक ऐलान ने शहबाज शरीफ सरकार में खलबली मचा दी है। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के कार्यकर्ताओं का इस्लामाबाद प्रदर्शन नाकाम रहा था। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, बहुत से लोग जेल भी गए, लेकिन पूर्व पीएम इमरान खान को रिहा कराने का मकसद पूरा नहीं हो सका। लेकिन अभी भी इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और उनके समर्थकों ने हार नहीं मानी है। अब इमरान खान ने पाकिस्तानी सरकार को धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी की देन है, यानी कि जेल से रिहाई ना मिलते देख अब इमरान खान महात्मा गांधी की राह पर चलने वाले हैं। जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन के आरोप में 14 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस यानी आईसीटीपी ने 5 दिसंबर को हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करके इसकी जानकारी दी है। दरअसल बीते दिनों इस्लामाबाद में पीटीआई का करो या मरो प्रदर्शन हुआ, जिसमें इमरान खान की रिहाई के लिए उनके हजारों समर्थक भी देश भर से इस्लामाबाद प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये प्रदर्शन कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद अब इमरान खान ने पाकिस्तानी सरकार को धमकी दी है। इमरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में जानकारी दी है।
इमरान खान ने 5 सदस्यों की वार्ता समिति के गठन का ऐलान किया है। इनमें उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये समिति 2 बिंदुओं पर संघीय सरकार के साथ बातचीत करेगी। उन्होंने 9 मई 2023 की घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन और मुकदमे का सामना कर रहे लोगों की रिहाई की मांग की है। इसके अलावा 26 नवंबर की देर रात पीटीआई प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग भी की है। जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में समर्थकों से 13 दिसंबर को पेशावर में जुटने के लिए कहा है। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी है। इस प्रदेश में पीटीआई की सरकार है। साथ ही उन्होंने 25 नवंबर को आयोजित मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच कराने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में कम से कम उनके 12 समर्थकों की जान गई और 1000 लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि इससे पहले 9 मई को हुई हिंसा में 8 लोग मारे गए थे। उन्होंने गिरफ्तार सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की है। इमरान खान ने कहा कि अगर ये दोनों मांगें नहीं मानी गईं तो 14 दिसंबर को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इमरान ने यह भी कहा कि इस आंदोलन के नतीजों के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इस दौरान कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग जानबूझकर सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। इमरान खान 1 साल से ज्यादा समय से सलाखों के पीछे हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आधी रात को कार्रवाई की थी, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा था। वहीं पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के दावों को खारिज किया है। सरकार ने 25 मार्च के प्रदर्शन के दौरान किसी भी मौत से इनकार किया है। शहबाज सरकार का कहना है कि पिछले साल 9 मई को हुए प्रदर्शन के दौरान इमरान समर्थकों ने सेना के प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोला बारूद के इस्तेमाल से भी साफ इनकार किया है। सरकार का कहना है कि विरोध के दौरान 3 रेंजर्स और 1 पुलिसकर्मी की मौत हुई। इसके अलावा इमरान खान ने अपने संदेश में 13 दिसंबर को पेशावर में पार्टी के मारे गए कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ी सभा का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया कि सैकड़ों पीटीआई कार्यकर्ता अभी भी गायब हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का भी आग्रह किया है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।